प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और मेरे इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ सियासतदानों को भी देखते हैं, तज़कियाकारों को भी देखते हैं, माहिर माशियात को भी देखते हैं। उनसे गुफ्तगू होती है। कुछ गुफ्तगू वो उन सवालात की रोशनी में होती है जो मेरे जहन में होते हैं, कुछ वो जो कि आप मुझे बज़रिया ईमेल भी भेजते रहते हैं और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप अक्सर सवालात वगैरह भेजते हैं। उन्हीं की रोशनी में आपके इस प्रोग्राम को मैं मुरतब करता हूँ और उस हवाले से स्टूडियो में कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को या नामवर शख्सियात को, मोहतरम शख्सियात को लेके आऊँ और वही सवालात जो आप मुझे भेजते हैं और वो जो कुछ मेरे जहन में होते हैं उनके हम जवाबात तलाश कर सकें। और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर तमाम जवाबात ना भी मिलें तो हमारे कम अज़ कम सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाए। पाकिस्तान में इन दिनों हर नए रोज़ नई तब्दीलियाँ, अखबारात के सफ़हात, मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स, एक मरतबा कुछ, पल पल बदलती हुई सूरत हाल आवाम को भी कन्फ्यूज़ किया हुआ है। एक आम आदमी जो है वो सोचने समझने की इस सलाहियत से महरूम हो चुका है कि उसे अपनी रोज़ी रोटी की तरफ जाना चाहिए या कल कोई अगर फ़ैसला हुआ, कोई वज़ीर आज़म रहा नहीं रहा, किस कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया, वो उसकी तरफ मबसूल कर ले अपनी तवज्जो। दूसरी तरफ स्ट्रीट क्राइम्स और फिर कराची में लियारी की सूरत हाल, पल पल बदलती हुई सूरत हाल, नित नई स्टोरीज़। एक हफ़्ता हो गया लियारी की सूरत हाल पर काबू नहीं और बिलाखिर आज की इत्तला ये थी कि शायद पुलिस को वापस कर दिया जाएगा और फिर 24 घंटे बाद शायद रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। ये सारे वो सवालात हैं जो कि बहरहाल कुछ जवाबात तो रखते हैं, क्या रखते हैं। उसके लिए स्टूडियो में जिन मोहतरम शख्सियत को मैंने दावत दी है, तज़कियाकार हैं, बहुत मेरे प्रोग्रामों में अक्सर तशरीफ़ भी लाते हैं और मैं इनसे मुख्तलिफ़ सवालात भी करता हूँ, सूरत हाल को समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी मोहतरम शख्सियत से मिलाता हूँ। इंजीनियर एम जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। जब साहब काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बड़ी कंफ्यूज मैंने इसलिए कही कि एक आम आदमी जो हमारे यहाँ का मजदूर पेशा दिहाड़ीदार, मैं जब रात को घर जाता हूँ कहीं किसी दुकान से कोई चीज़ लेने तो वो लोग बैठे होते हैं, तो बजाय इसके कि वो ये सोचें कि कल उनको दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी या कौन सी मजदूरी पे जाना है, वो भी यही सब सवालात कर रहे होते हैं कि गिलानी वज़ीर आज़म हैं या नहीं हैं, लॉन्ग मार्च कब होगा, लियारी में क्या सूरत हाल होगी, स्ट्रीट क्राइम्स को खात्मा कैसे होगा। अव्वल तो आधे घरों में बिजली नहीं होती तो KEC का भी एक अजाब होता है। कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्योंकि आम आदमी तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया। देखें जी, जो आपने बातें कही हैं मेरा ख्याल है कि उसमें पहले हिस्सेदारी होती थी ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स तक मगर अब हिस्सेदारी जो है वो एक्सटेंड होकर, यानी एक इसको कहना चाहिए कि जो लफ्ज़ हम एक जमहूरियत के हवाले से इस्तेमाल करते हैं ग्रास रूट लेवल, वैसा लगता है कि पार्टिसिपेंट ऑफ डिस्कशन और वो सवाल जो आपने किए कि वो पूछते हैं, वहाँ तक अब ये डिबेट शुरू हो गई है। मगर इस डिबेट के पीछे मेरा ख्याल है कि ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी देर के लिए सिर्फ कराची की बात कर लें, यहाँ पे 15 अरब रुपए की एस्टिमेटेड इकोनॉमी, या जिसको हम कहेंगे कौमी मजमूई पैदावार का हिस्सा 15 अरब रुपए सर्विस सेक्टर के हवाले से जनरेट होता है, जहाँ पे 5 अरब रुपए की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जनरेट होती है, जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन और एडिशन और कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस या कौमी मजमूई पैदावार, जहाँ पे 15 अरब रुपए का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो कार्गो जो है उसकी मूवमेंट्स होती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसको सर्विस सेक्टर का हिस्सा, जिसको हम रिटेलिंग कहते हैं, होलसेलिंग कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जब उसमें अगर स्टेगनेंसी आ जाए, आज हम आप बैठे हैं, मैं तो बिजनेस के साथ भी मेरा ताल्लुक है, आज गुड्स की मूवमेंट इस शहर में पॉसिबल ही नहीं है। जो इस काम के साथ मुंसलिक हैं उन्होंने अपनी कैरेजेस को कहीं पे छुपा कर रखा है, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह के हवाले से या और कोई वजह और भी देखें लियारी का मामला भी आपने बात की, ओवरऑल सिचुएशन जो है वो भी खराब है। इस सारी चीज़ों के हवाले से मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ही जवाब बनता है कि हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि आखिर चीज़ें कब स्टेबलाइज होंगी और चीज़ों में ये ठहराव या ये सुकून कब पैदा होगा। अच्छा, अगर हम कराची की बात करें, आपका ताल्लुक जैसे आपने भी फरमाया बिजनेस कम्युनिटी से भी, अगर हम कराची ही की बात करें कि यहाँ कारोबार कितना होता है या रेवेन्यू कितना, तो गालिबन 60% से ज़्यादा 67% के करीब कहते हैं कि कराची रेवेन्यू जनरेट करता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मर्चेंडाइज आपके जो हैं पाकिस्तान में, उसका 70% हिस्सा जो है वो कराची के थ्रू
आता भी है 70% और कराची के थ्रू जाता भी है। इट्स अ ह्यूज सम। अगर थोड़ी देर के लिए हम 25 अरब डॉलर्स की लास्ट ईयर के प्रोरेटा के ऊपर बात करें तो 70% आपको जो है नजर आएगा कि वो जो रकम है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर को टच करती है। इसका मतलब है कि अगर 10 अरब डॉलर की कीमत हम 1000 अरब रुपए लें तो आप देखें 2000 अरब रुपीस बन जाते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ अगर हम टैक्सेस की बात करें तो आज कल में ही कस्टम हाउसेस से निकली हुई फिगर्स ये बता रही हैं कि 52 से लेकर 53% रेवेन्यू जो है यानी हाफ ऑफ द एस्टीमेट ऑफ 1100 वो यहाँ से जनरेट हुआ है। हम इस निटिग्रिटीज में डिबेट्स में न जाएं कि किसका क्या हिस्सा है, मगर दिस इज ए कमर्शियल हब, दिस इज अ सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड सिटी। दिस सिटी हैज अ नेचुरल एडवांटेज व्हिच नो सिटी हैज इन पाकिस्तान। आपके 2 पोर्ट्स, आपका जो भी एक क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जिसको हम कहेंगे इस्तेमाल शुदा अगर कोई तरीका है तो उसका मेजर शेयर शिप्स के जरिए कैरेज ऑफ गुड्स थ्रू सी फ्रेट जो है वो आता है। एक अच्छा, बहुत ये तो इकोनॉमी हो गई। अब मजमूई तौर पर मुल्क की जब हम सूरत हाल की बात करें, इधर इस्लामाबाद जो है वो भी तो एक एपिक सेंटर बन गया है ना। इस्लामाबाद में अब जैसे वजीर आजम को ठीक है सज़ा सुनाई कन्विक्ट किया है, चाहे 30 सेकंड हो या 30 साल हो या कुछ हो। अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है। अपोजिशन ने हुसैन चौधरी निसार ने तो ये कहा कि वो नेशनल असम्बली में नहीं घुसने देंगे, उनके लिए तो वो वज़ीर आज़म ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च का और इन सब चीज़ों का ऐलान करना शुरू कर दिया। जबकि हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ जिससे कि एक शदीद एक तवक्को थी एक रिएक्शन की, या PMLQ वगैरह, उन्होंने ये कहा कि हम अपील का फैसला जब तक नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम कोई हतमी इक़दाम नहीं उठाएंगे ना। क्या आप नहीं समझते कि मियाँ साहब को कुछ जल्दी थी? देखें अंजुम भाई, सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पे मैं कहूँगा हिपोक्रेसी का है, तजाद है। आप कुछ करते हैं और आप कुछ सोचते हैं और फिर उसके बाद जिसको मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ट्रिपोक्रेसी के अमल आप किसी और तरीके से करते हैं। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन भी इस सिंड्रोम का शिकार हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए अगर आपने अभी थोड़ी देर के लिए जो बात कही वो रिलेट करती थी लॉ और उस लॉ के जरिए ऑर्डर मेंटेन करना। जी। मेरा ख्याल है कि सारे सियासतदान कुछ अर्सा पहले यही बातें कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रही है और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन न करवाने की वजह से ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल है कि लेट अस एग्री टू दैट। यही बातें नवाज शरीफ भी करते थे, उनके भाई भी करते थे, चौधरी निसार अली भी करते थे, शायद इमरान खान भी यही बातें करता हुआ आ रहा है। मगर अगर आप आजाद को देखें जहां पे पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज या अपने मुफादात, क्या बात है 8-9 महीने की तो बात है, 1 साल की बात है, वहां पे हर कानूनी तरीकेकार को भी गैर कानूनी तरीके से प्रोपेगेट करने का एक मेरा ख्याल है कि एक एजेंडा हमारे सामने है, जिसकी आपने खुद वजाहत की कि नवाज शरीफ को जल्दी क्या है। नवाज शरीफ ने क्या खुद सुप्रीम कोर्ट को स्टार्म नहीं किया था क्या? नवाज शरीफ के खुद अपने कानूनी दायरे में रहने के हाल और अहवाल जिसको मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए वो क्या कम है, उसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। मगर वापस हम आए कि आखिर चीज़ें लॉ क्या चाहता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम लॉ की बातें करें, हम भी टॉक शो सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और शायद हमारी दिलचस्पी ये भी है कि सुनने के साथ साथ हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ उन लोगों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक लॉ की एडवोकेसी के साथ साथ उनके नॉलेज में एक स्ट्रेंथ है। हमारे समझ में तो बात सिंपल आती है कि अभी एक 15 सेकंड की या कुछ सेकंडों की एक कन्विक्शन हुई, उस कन्विक्शन के बाद डिटेल्स क्या आती हैं? आया उस डिटेल्स में कोई गुंजाइश ऐसी मौजूद होगी जो प्रोसीड करेगी एक दूसरे अमल से उसको गुजारने के लिए? ये बातें मेरा ख्याल है कि मैं मुस्तनद इसलिए कहूँगा कि बड़े बड़े वकला या इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग या जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस के समझने वाले लोग, वो ये बातें कर रहे हैं कि इसको एक मराहिल से गुजारना होगा। ये पार्लियामेंट के मरहले से भी आएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी? जब एक डिटेल जजमेंट आएगी, उसकी ज़रूरत के तकाजे अगर वो भी ज़रूरत पड़े, अब ये पता नहीं कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो फिर वो
एक पार्लियामेंट के स्पीकर के गैलरी से होते आगे जाएगी, सब ये भूल जाते हैं। जस्टिस शाकुरला जान जो खुद उस अग्रीव जुडिशरी का हिस्सा हैं, जो महसूस करती है कि एक सियासतदान वजीर आजम ने उनकी तौहीन की है, आई विल से ऑल द जजेस आर अग्रीव पार्टी। अब इस अग्रीव पार्टी के क्लब के एक मेंबर जो है वो आपके एक्टिंग इलेक्शन के चीफ बने हुए हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए स्पीकर साहिबा उस डिटेल जजमेंट के आने के बाद ये फैसला करें कि इसको इस मरहले से गुजारने के लिए कहां जाना पड़ेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त जुडिशरी का तो नहीं होना चाहिए। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो होना चाहिए जो 20वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होगी, उसकी न्यूट्रलिटी, इंसुलेशन, आइसोलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट हायरार्की ऑफ जुडिशरी बाहर होगी। मगर अंजुम साहब, मेरे अपने ख्याल में कि इतनी बात मैं भी समझता हूं, आप भी जरूर समझते होंगे कि जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर जो कमेंट्स की जाती हैं उसमें बड़ी एक मोहतात किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर क्या ये मोहतात किस्म की ज़बान जो है इंजीनियर जब्बार ने इस्तेमाल करनी है और सिर्फ जो है आपने इस्तेमाल करनी है? आखिर चीफ जस्टिस को भी तो इस मोहतात रवैये को, जब वो तकरीरें करते हैं सिब्बी में, पिशीन में, तो मेरे अपने ख्याल में कि उसको भी उतना ही मोहतात रहना चाहिए। इस जुडिशियल डिसीजंस का जितना आपको और हमें ख्याल रहता है। थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने इतने सारे आज एडिटोरियल्स पढ़ लिए, उससे मुझे एक तक़वियत इस बात की मिल रही है कि शायद मैं किसी भी कंटेम्प्ट का मर्तकब नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि एडिटोरियल्स ये लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पे अपील के बारे में बात नहीं करना चाहिए थी, जिसके कंटेंट्स अभी तक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बने हैं, जिसके कंटेंट्स अभी तक पब्लिक में नहीं बिके हैं। जब वो पब्लिक में बिक जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उसको उन प्रोसेसेस में जाने की जरूरत है जो प्रोबेबली लाइकली लीडिंग टू द कन्विक्शन होगा, प्रोबेबली लाइकिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन होगा, या प्रोबेबली लाइकिंग को नथिंग भी होगा। तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इनको अहाता कर लें तो सबको मेरे अपने ख्याल में कि मोहतात रहने की जरूरत है। वहां पे ये निशानदहिया करना कि हमें एडहॉक जजेस की जरूरत पड़ेगी, मैं एक बहुत ही मोहतात तरीके से, बड़े संजीदगा तरीके से ये बताइए कि इस वक्त मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बैकफुट पे आ गए या वहीं पे खड़े हुए? देखें, मेरे अपने ख्याल में कि उनके, जबकि ऑपोजिशन ने इतनी कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुल्तान का रास्ता याद है, लेकिन जिस पर मैं हाथ रखूंगा वही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उससे भी इसी खत के लिखने का तकाजा होगा, वो भी नहीं लिखेगा, वगैरह वगैरह। एक पेंडोरास बॉक्स उन्होंने कहा कि खुल जाएगा। देखिए जी, थोड़ी देर के लिए हम प्राइम मिनिस्टर के कंडक्ट को हम कुछ इस तरीके से देखें कि पहले भी आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अगर खत नहीं लिखा तो उसके पीछे एक एडवाइजरी पोजीशन थी जो प्राइम मिनिस्टर ने ली। कहाँ से? अपने कानूनी डिपार्टमेंट से या अपने उन मुशीरों से जिनका कानून के ऊपर किसी तरीके से आपके और हमारे मुकाबले में ज़्यादा गलबा होगा किस लिहाज से समझने का। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कहें कि आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई कंडक्ट नज़र आता है तो शुडंट वी कॉल इट ए इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेरी क्लोज एडी जो उनके केस को चला रहा है, फ्रंट पे है, वो एतजाज़ है। अगर हम एतजाज़ की बातों को सामने ले आएँ तो मैं ख्याल है कि आई विल ऑल्सो से विदाउट एनी हेजिटेशन कि पहली मरतबा पाकिस्तान में किसी वकील ने खड़े होकर जजों को कहा है कि नो प्रोसिक्यूटर्स कैन बी एडजुडिकेटर। अगर जिन लोगों ने अग्रीव्ड हुए हैं वो एक प्रोसिक्यूशन का एक हिस्सा हैं, वो फ्रेम करते हैं, उनको किसी भी तरीके से उसके खिलाफ कोई भी फेवर में या खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं देनी चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शायद मेरे भी ये समझ में बात आती है कि 18th अमेंडमेंट से पहले भी जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड रिटेन अ सेपरेशन, इंसुलेशन, आइसोलेशन। मगर 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें कि जो 10A इंट्रोड्यूस किया गया है उसको एक्सप्रेसिडली कहा गया है कि ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ शैल बी कंप्लाइड विथ। प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है कि